और भाई लोग कैसे हो? हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग एक जो सिलसिला चालू कर रखा है पीटर लिंच की बुक पढ़ने का, उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और पूरा वीडियो देखना। लास्ट में एक छोटा सा गाना भी मैं गा के सुनाऊंगा आपके जो स्पिरिट्स को लिफ्ट करने के लिए न्यू ईयर के ईव पे। और जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग से गुजारिश है कि भाई पीछे का वीडियो देख लेना, तो थोड़ा समझ में आएगा और मेरे को भी मतलब अच्छा लगेगा। थोड़ा बहुत लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह कुछ कर दिया करो, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग ने पार्ट टू मोटा जो है हाथी निकाल दिया है, सिर्फ पहुंच बाकी है। ठीक है, किताब की। तो अब हम लोग जो पार्ट थ्री है लॉन्ग टर्म व्यू, ठीक है, तो उसको लेकर जो है पीटर लिंच की व्याख्यान जो कर रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आई एक्सपेक्ट योर पेशेंस, और जो है आराम से सुनना, बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे पार्ट थ्री में जो बताते हैं कि कैसे पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करना है, कैसे मैक्सिमाइज करना है गेन को, मिनिमाइज करना है रिस्क को, कब खरीदना है, कब बेचना है, कब जब मार्केट कोलैप्स हो जाता है तो क्या करना है, और क्या क्या मिसकॉन्सेप्शन है, क्यों स्टॉक ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, ऑप्शंस फ्यूचर्स वगैरह और शॉर्टिंग वॉटिंग करने का क्या फ़ायदा नुकसान है, वो सारी चीज़ें जो क्वेश्चन है वो पार्ट थ्री में लेंगे। पर अभी हम फिलहाल जो एक चैप्टर लेंगे वो पोर्टफोलियो डिज़ाइन पे लेंगे कि पीटर लिंच किस तरह से अपना जो बुक में बताएं कि किस तरह से वो पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो वो पीटर लिंच कहते हैं कि देखो वैसे ही है, मतलब जैसे मैंने लिख के रखा है रनिंग नोट्स पर, ये बुक को मैं मतलब उस तरह से नहीं दिखा के अपना मतलब पढ़ता हूँ, तो उससे आपको पता पता चल जाएगा कि जो क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो किताब में कहते हैं कि मैंने सुना है लोग कहते हैं कि मुझे 25 से 30% CAGR रिटर्न मिल जाए स्टॉक मार्केट में तो उसी से मैं संतुष्ट हूँ। तो पीटर लिंच बोलते हैं भाई तुम 25 से 30% CAGR अगर मिल गया, CAGR 30%, तो पूरी जो आधा देश तुम खरीद लोगे, पूरी जागीर हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो ये इतना 30% का रिटर्न जो एक्सपेक्ट करना जो है, बड़का बड़का जो धुरंधर होता है वो भी इसको गारंटी नहीं दे सकता, कमा सकता है। कुछ साल में 30% बनेगा, किसी साल 2% बनेगा, -20 भी हो सकता है। तो इक्विटी का खेल का यही सत्य है मित्र। ठीक है, और ये हमें स्वीकार करना ही होगा। पर फिर बोलते हैं कि भैया 30% नहीं बनेगा तो फिर हम 30% आशा करने में क्या दिक्कत है, कि 30% हम मान के चलते कि बनेगा, हम क्यों निगेटिव सोचें। ये भी होता है ना। बोले भाई इसमें दिक्कत यही है कि अगर तुम्हारी उम्मीद बहुत ज़्यादा 30% की होगी तो तुम स्टॉक जो है तुम्हारे पास उससे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और हो सकता है गलत समय पर तुम उसमें से एग्जिट मार दो। और इससे बुरा यह होगा कि तुम अनावश्यक जोखिम उठा लो अपना जो है ऑप्शन फ्यूचर वगैरह, रिटर्न ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में। तो एक रणनीति के तहत में टिके रहने पर अच्छे बुरे वक्त में तो आपका जो है गेन मैक्सिमाइज होता है, पीटर लिंच का कहना है। ठीक है भाई, तो जो भी यहाँ बात चल रही है पीटर लिंच की बात चल रही है। ठीक है, हम लोग तो छोटे इन्वेस्टर हैं पर हौसला बड़ा है भाई। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि 25 से 30% अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो फिर कितना परसेंट? अब भाई 4 5 6% रिटर्न बनाना होता तो बॉन्ड ही ले लेते, फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं। इतना कम अगर कर रहे हो तो तुम्हारी तकनीक में ही कोई फ्लॉ है। ठीक है, तो अब वो अगर देखिए कि भाई ब्रोकरेज सब्सक्रिप्शन मैगजीन स्मॉल केस फलना ठिकना खर्चा के बाद भी तुम्हारा अगर 10 से 12% बन रहा है, तो भैया इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, म्यूचुअल फंड ही ले लो, मतलब लॉन्ग टर्म में। अब एक साल तो किसी का हो सकता है ऊपर नीचे हो, पर लॉन्ग टर्म में अगर 4 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो खुद से और उसमें 10 12% ही CAGR बन रहा है, तो भाई म्यूचुअल फंड ही ले लो, क्यों सिरदर्दी कर रहे हो। ठीक है, इंडेक्स फंड ले लो। तो उसके लिए तो ना तो कोई मेहनत करना, ना कोई एक्स्ट्रा पैसा देना है। अब इतना समय और धन मेहनत कर रहे हैं तो फिर हम जब खुद से स्टॉक चुन रहे हैं तो उसका क्या कुछ फायदा होना चाहिए ना। तो उसके नेट नेट हमको कट कटा के सारी चीज़ें कितना परसेंट आना चाहिए, तो बोलते हैं कि एटलीस्ट 15% तो होना ही चाहिए CAGR के हिसाब से। ठीक है, तो ज़्यादा हो जाए तो बोनस है, बल्ले बल्ले है। तो बोले कि भाई क्या करें, तो बोलते हैं भाई जो स्टॉक को लंबा पकड़ कर चलता है वही आगे निकल जाता है, जो बार बार खरीद बेच करता है तो उसके हाथ से मतलब कि एक तो अच्छा स्टॉक भी निकल सकता है और दूसरा उसको कमीशन वगैरह बहुत देना पड़ता है। बोलते हैं कि भले डिस्काउंट ब्रोकर का जमाना आ गया है कि ट्रांजेक्शन खर्च कम हो गया है, पर छोटे निवेशक के लिए ये अंदर बाहर का खेल महंगा पड़ता है। अगर साल भर में तुम अगर पूरा पोर्टफोलियो को चर्न कर दिए, मान लो अगर तुम्हारा 50 लाख का पोर्टफोलियो है पूरा चर्न कर दिए, तो लगभग 4% तो उसका कमीशन में ही चला जाता है। मतलब नेट नेट 15% बनाने के लिए तुमको 19 से 20% बनाना पड़ेगा, और जितना वह खरीद बेच करेगा उतना मुश्किल होगा उसके लिए इंडेक्स फंड को बीट कर पाना। तो यह सब माथापच्ची के बाद अगर कोई इन्वेस्टर ने 15% CAGR नेट नेट बना लिया 10 साल तक, जब मार्केट केवल 10% बना रहा था, तो तुम सही खेल गए गुरु। ठीक है, मतलब 10 लाख से अगर तुम शुरू किए और 15% CAGR 10 साल में, तो वो चीज़ हो गई 40 लाख। और जो है अगर मान लो कि 10 लाख से शुरू किए और 10% CAGR कर रहे हो तो 10 साल के अंदर में वो होगा 25 लाख। तो 25 लाख की जगह तुम 40 लाख बनाए। ये तो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस पे, अगर इंक्रीमेंटल कर रहे हो तो वो बात अलग है। ठीक है, उस पर भी देखेंगे हम लोग। तो वो कह रहे हैं कि दूसरा आर्टिकल है कि हाउ मेनी स्टॉक इज टू मेनी, तो भाई कितने स्टॉक हम लें नहीं लें, ज़्यादा होते हैं कितने। तब बोलते हैं 15% का पोर्टफोलियो को कैसे डिजाइन करूं मैं। ठीक है, 15% ही मान के चलता हूँ कि नेट नेट कट कटा के मिलना है। तो बोल रहे हैं पीटर लिंच कि भाई मेरे जैसे तुम्हारे ऊपर में कोई ऐसा बंदिश तो है नहीं कि भाई जो है अपने AUM का 5% से अधिक नहीं ले सकते, या किसी कंपनी का 10% से अधिक हम नहीं ले सकते, या ना ही तुमको $9 बिलियन का मैनेज करना है। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है, तो तुम खुल के खेल सकते हो। ठीक है, तो फिर बोलते हैं कि भाई तो मैं कितना रखूं। ठीक है, तो इसमें ही एक डिस्कस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो होते हैं उसके दो गुट हैं। एक जेराल्ड लोएब का गुट है, वो कहता है कि भैया अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखो और उस टोकरी की अच्छे से हिफाजत करो। और दूसरा गुट जो है एंड्रयू टोबिया का है, जो गुट कहता है कि भाई हमने कि अपने सारे अंडे जो है एक गुट में, मतलब एक अपने एक टोकरी में मत रखो, उसमें सुराख हो सकता है। ठीक है,
तो पीटर लिंच कहता है कि भाई मैं क्या कर दूंगा, अगर भाई मेरे कनपट्टी पे बंदूक रख के कोई बोले कि भैया तुमको एक ही स्टॉक रखना है या एक ही रखना है तो क्या लोगे, तो बोलेगा मैं भाई डंकिन डोनट्स या वालमार्ट जैसे कंपनी लेता है, जो मतलब समझ लो मजबूत अंडा है, ठीक है। तो कि मतलब कि अगर टोकरी के रिस्पेक्टिव वो टूटेगा नहीं। और अगर मान लो सोनी या जो है कंटिनेंटल इलिनॉइस इस तरह की कंपनी अगर मेरे को मतलब लेने के लिए जो है लें, तो भाई मैं तो एक तो नहीं लूंगा उसमें, तो फिर मैं कई अंडे मतलब कई टोकरियों में अंडे को बांटूंगा, तो वो वाला मेरा स्कीम मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो उस तरह से बताएं, ठीक है। अब हम लोग ये बोलेंगे कि भाई तो मेरे हिसाब से आपको उतने स्टॉक तक अपने पोर्टफोलियो में रख लेने चाहिए जहां तक कि आप नंबर वन किसी चीज में पारंगत हो। उस चीज में मतलब आप जहां काम करते हो बैंकिंग में या पावर सेक्टर में या आईटी में या हेल्थ में, तो जहां पे आप मतलब आपकी एक्सपर्टीज है तो उसको आप ट्रैक कर सकते हो, तो वो देख लो। या फिर आपने कोई नायाब अवसर खोजा है जो कि मतलब हमारी स्टॉक रिसर्च के सारी कसौटी पर खरा उतर रहा है, ठीक है। ऐसा कोई हो सकता है या दर्जनों भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा भी ऐसा हो सकता है आपको टर्न अराउंड या एसेट प्ले में महारत हासिल हो गई हो काम करते करते, ठीक है। तो वो जो चीज़ कह रहे हैं कि अब ये नहीं है कि भाई सिर्फ फैलाने के नाम पर इधर उधर पैसा छीटने का स्कीम करना है, ठीक है ना, उसका कोई फायदा नहीं है। इससे ही अक्सर जो छोटे निवेशक हैं छोटे ही बनकर मर जाते हैं। तो छोटे पोर्टफोलियो में आपको 3 से 10 स्टॉक ही ठीक है, ठीक है। अब जैसे मतलब पैसा आपको अगर एक बार इन्वेस्ट करना है और मान लो इंक्रीमेंटल आप उसमें नहीं ला पा रहे हो, तो फिर आपको यूसुफ पठान टाइप का प्लेयर चाहिए कि भैया 2020 में 2-3 ओवर बचा हुआ है, इतना रन मारना है, या तो आर है या पार है। और अगर इंक्रीमेंटल पैसा आप डाल रहे हो तब फिर आप मतलब कि जितने नंबर ऑफ स्टॉक्स आप लोगे उतना आपका चांस बढ़ जाता है कि आप उसमें से कोई मल्टी बैगर बने, है ना। तो जो फास्ट ग्रोथ वाला है, जो इसको बोलते हैं चीता कंपनी, चीता की तरह भागता है, तो उसको बता नहीं सकते कि कौन सा फास्ट ग्रोवर आपका मल्टी बैगर बन जाएगा। तो उसके लिए जितने आप लोगे उतना है, मगर उसमें भी क्या स्कीम है कि भाई एक बार लेने से नहीं होगा, इंक्रीमेंटल पैसा कहाँ डालोगे, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है जिसका फंडामेंटल है, प्राइस मूवमेंट पे नहीं, ठीक है। तो वो उदाहरण देते हैं कि जैसे स्टॉप एंड शॉप एक कंपनी थी कि जो ये बोल रहे हैं कि मैंने यह नहीं सोचा था कि इतना मेरा मतलब मल्टीबैगर बनेगा, 30 से 40% रिटर्न के लिए मैं सोचा था, पर उसकी कहानी में कुछ फर्क हुआ। मैंने डिविडेंड डील के लिए देख कर लिया था, पर कहानी पलट गई। मैरियट में भी इसी तरह हुआ कि उनकी होटलों में मैं रहा हूँ, पर मुझे पता नहीं था कि भैया इतना मतलब बढ़ जाएगा, इसका मतलब धंधा ही मतलब इतना अच्छा कर लेगा। तो कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा स्टॉक होगा उतनी ज़्यादा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि पैसा घुमा सकते हो आप इधर से उधर। और मान लो कि अगर बहुत कम स्टॉक है तो फिर उसमें से घाटा लेके निकलना या मान लो जो है उस तरह काटना आपका मुश्किल हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि यही मेरी स्ट्रेटजी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो वो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मैं सिर्फ ग्रोथ स्टॉक का बादशाह हूँ, बोलते हैं ना कि ग्रोथ का किंग है पीटर लिंच, तो ऐसा नहीं है। मेरे पोर्टफोलियो में मतलब 30 से 40% तक ही ज़्यादा ग्रोथ स्टॉक वाली कंपनी रहती है। बाकी जो दूसरे कैटेगरी हैं, जो भी जाती ऑफ स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे, साइक्लिकल हो, एसेट प्ले हो, आपके टर्न अराउंड हो, फास्ट ग्रोअर, स्लो ग्रोअर, ये क्या नाम है आपका, स्टालवार्ट, तो उस तरह की जो है। तो होता है कि 10 से 20% में स्टालवार्ट में रखता हूँ, 10 से 20% साइक्लिकल में रखता हूँ, कुछ टर्न अराउंड में, कुछ एसेट प्ले। और मैं गिद्ध की तरह हर वक्त वैल्यू का भूखा हूँ। तो अगर मुझे वैल्यू का अवसर टर्न अराउंड में ज़्यादा दिख रहा है और फास्ट ग्रोथ में कम, तो मैं उस हिसाब से एलोकेशन में फेरबदल कर देता हूँ। मेरे हिसाब से लिया सौदा अगर कारगर हो जाए तो मैं उसमें आवंटन और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो फिर अब एक बताते हैं कि डाइवर्सिफाई करना या स्प्रेडिंग इट अराउंड, एक आर्टिकल है उस पर भी वो डिस्कस करते हैं कि अपना पैसा कई तरह के जो है कैटेगरी ऑफ स्टॉक में फैला देना भी एक तरीका है रिस्क कम करने का। परंतु स्लो ग्रोअर में अगर लो रिस्क है तो लो गेन भी है। स्टाल वाट में यह है कि अगर आप उसके नीचे पी पे पकड़ते हैं तो लो रिस्क है और मॉडरेट गेन है। एसेट प्ले में लो रिस्क है, हाई गेन है, पर वो एसेट प्ले जरूरी नहीं कि मेटलाइज हो। आपने देखा था कि भाई वारेन बफेट का भी जो है वो मेटलाइज नहीं हुआ था, उसमें सोने वाली कंपनी ले लिया था, फिर बाद में उसको मतलब वैसे ही बेचना पड़ा। तो वहाँ पे टाइम लैप्स हो जाता है, ठीक है। तो साइक्लिकल जो है वो हाई रिस्क वाला है काम, ठीक है। और हाई रिस्क भी है, लो रिस्क भी है, साइक्लिकल में सब तरह का है कि आप किस जगह से। तो अब साइक्लिकल को अभी हम लोग जैसे अभी देख रहे हैं कि भाई कमर्शियल व्हीकल स्पेस में थोड़ा सा जो रिजल्ट्स हैं अच्छे आए हैं। और तो फिर हम लोग उसको ट्रैक करेंगे कैसे, याद है साइक्लिकल का हम लोग ने क्या डिस्कस किया था कि भाई उसका इन्वेंट्री देखना है, उसका जो है सेल्स ग्रोथ देखना है, फिर अब रिवाइवल हो रहा है कि नहीं। तो ये जो पीटर लिंच ने कैसे कमाया था पैसा साइक्लिकल में, क्रिसलर का उसने देखा था कि भाई वापस सेल्स ग्रोथ हो रहा है, 2-3 साल के बाद में रिवाइव कर रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि 2-3 साल इसने जो है कोविड के बाद से ठंडा ठंडा रहा हमारा कमर्शियल व्हीकल वाला जो है धंधा। अब ये कमर्शियल व्हीकल वाला जो है अच्छा आ रहा है, उसका जो सेल्स ग्रोथ निकल के आ रहा है। तो ये जीएसटी के कारण वन टाइम है या मान लो एक सिस्टमिक शिफ्ट हो गया कंजम्पशन में, क्योंकि जो है व्हीकल घट गया है। अब इसके साथ में व्हीकल फाइनेंस जो करती है कंपनी उसमें भी फायदा रहेगा। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि हम किताब की डिस्कस कर रहे हैं, बट टू पुट कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है हम लोग का कि जैसे अब इस पे काम करती है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, श्री राम भी करता है, सुंदरम फाइनेंस भी है, और भी मतलब कि कुछ कुछ व्हीकल फाइनेंस वाले हैं। तो वो व्हीकल फाइनेंस वाला भी धंधा मतलब उसका डिराइव चलेगा। तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे थोड़ा सा वापस आते हैं बुक पे ही, तो वो कह रहे हैं कि ये जो फास्ट ग्रोवर होते हैं वही मतलब आपको 10 बैगर वगैरह या तो टर्न अराउंड में मिलता है या तो आपको फास्ट ग्रोवर में मिलता है, ठीक है। बाकी जगह पे मतलब होता है पर यहाँ पे मिलता है। यहाँ हाई रिस्क हाई गेन वाली कैटेगरी है ये, ठीक है। अगर फास्ट ग्रोवर का मगर खत्म हुआ ग्रोथ तो ले बेटा वाली बात हो जाएगी। अभी चल रहा है ना, दिल ना दिया ले बेटा,
तो वो वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो टर्न अराउंड का भी अगर मान लो जो बीमारी है वो दोबारा पकड़ ली, समझ लो टर्न अराउंड जो हो रहा था बीमारी अगर उसको दोबारा पकड़ ली तो फिर समझ लो गए ले बेटा। तो क्रिस्लर को जब मैंने खरीदा था मैंने सोचा था कि अगर सब सही होगा तो 400% 5x बनाऊंगा, और अगर सब गलत हो गया तो 100% जाएगा, 1x जाएगा मेरा सारा पैसा। तो बोलते हैं इतना तो आपको रिस्क लेके ही चलना पड़ेगा, रिस्क नहीं रिस्क, समझ रहे हो। तो मैंने तो इसमें 15x बनाए क्योंकि सब ठीक ठाक चल गया, ठीक है। तो ये एक बात करें। अब यह रिस्क और रिवार्ड को तराजू में तौलकर तो नहीं ले सकते, है ना, इसलिए पोर्टफोलियो में अगर 2 स्टालवार्ट रखने में क्या हर्ज है, क्योंकि फास्ट ग्रोवर या टर्न अराउंड लटका झटका देगा तो दिल बैठ जाएगा, तो अपना सारा पैसा तो उड़ाना नहीं है ना, तो जो है कि वो है कि मतलब सर्वाइव करना मार्केट में। तो यहाँ मेन बात है समझदारी भरी खरीद। तुम एक स्टाल वाट को अगर बहुत ऊंचा पी में ले लिया तो गई भैंस पानी में। जिस रिस्क को तुम मॉडरेट करने की कोशिश कर रहे थे स्टाल वाट लेकर, एक्चुअल में उस रिस्क को आपने बढ़ा दिया है, ठीक है। जैसे उदाहरण 1970 के दशक में ब्रिस्टल मायर्स एक रिस्की स्टॉक था, 15% ग्रोथ था और 30 का पी था, तो उसने कुछ मतलब खास पैसा बनाया नहीं। उसी तरह से अपना इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम भी था, 500 का पी, 1969 में 15 साल ताबड़तोड़ अर्निंग के बावजूद भी $40 का स्टॉक $3 का हो गया, ठीक है, 1974 में। फिर वहीं से रिबाउंड कर वापस $44 का हुआ 1984 तक, मतलब 10 साल में 0% रिटर्न। यही खेल हम लोग टीसीएस में भी देख रहे हैं कि 3200 का 2021 में था और आज के डेट में भी फिर से वो 3200 ही है। चलो डिविडेंड विविडेंड बीच में दिया होगा, जो भी किया होगा थोड़ा बहुत, पर उसके लिए आप थोड़ी शेयर लेते हैं, है ना। तो वो करके देख रहे हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ। तो आपको वही देखना है कि जो स्टाल वाट है उसको आप किस जगह पे ले रहे हैं। आप लो पी पे लो, ऊंचे पी पे बेचो तो सही रहता है। आप एक्सोर्बिटेंट वैल्यूएशन पे खरीदेंगे तो दिक्कत रहेगी, और आईटी में पी तो हम देखते ही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वाटरिंग द वीड्स, कि हम लोग जो नॉर्मली क्या करते हैं कि भाई कांटों पे पानी दे रहे हैं और फूल को जो है नोच के उसको तोड़ ले रहे हैं। तो वो नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे कि किसी स्टॉक को कब बेचना है, पर यहाँ पे पोर्टफोलियो बेसिस को लेकर इसी चैप्टर में वो डिस्कस कर रहे हैं कि सेलिंग स्ट्रेटजी मतलब अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के करियर में कैसी रखी थी उन्होंने, है ना, वो बताएंगे अभी। तो वो कहते हैं कि मैं अपने स्टॉक को लगातार ट्रैक करता हूँ, उसके दाम को भी देखता हूँ, उसकी कहानी भी देखता हूँ, कि जैसे जैसे कहानी बदलती है मैं भी पोर्टफोलियो में फेरबदल कर देता हूँ। कहानी और अच्छी होती है तो मैं और बढ़ाता हूँ, कहानी और खराब होती है तो फिर मैं धीरे धीरे कट लेता हूँ, या एकदम ही मतलब खराब हो गई तो अचानक से कट लेता हूँ। पर मैं कैश में नहीं आता, थोड़ा बहुत रिडम्पशन के लिए मैं मतलब कि म्यूचुअल फंड है चला रहा हूँ तो रिडम्पशन मारेगा कोई तो जिसको भी जो काम से अगर होगा तो उसके लिए रखता हूँ, बाकी मैं कैश में नहीं आता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मार्केट से अगर बाहर हो गया मैं तो फिर जो है एक पछतावा वाला भी हो सकता है, उस जगह से बढ़ गया, ये हो गया, ठीक है। तो वो कह रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि भाई जो मतलब आपका आखिरी में मतलब ये बताते हैं कि आपका पोर्टफोलियो का ढांचा आपकी उम्र के हिसाब से भी तब्दील होना चाहिए। जिनकी अभी जवानी है, बाकी थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, वो जो मल्टी बैगर के लिए खेलें, और जो है मान लीजिए कि थोड़ा सा अब उम्र के ऊंचे पड़ाव में चल रहे हैं तो उसके हिसाब से फिर वो अपना रिस्क को करे, और वो पर्सन टू पर्सन उसको खुद ही इवैल्यूएट करना पड़ेगा, कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। पीटर लिंच ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई फंडामेंटल तर्ज पर स्टॉक को मैं रोटेट करता हूँ, इस तरह से आप मार्केट से बाहर नहीं निकलकर अपने आप को मिस टाइम मूव्स के पछतावा से बच जाएंगे, ठीक है। तो मैं वही करता हूँ। कुछ लोग अपने पोर्टफोलियो में फूल छोड़कर कांटों को पानी देते हैं, विनर को बेच देते हैं और लूजर को लेकर बैठे रहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो मतलब कि बहुत ही बेवकूफ़ाना काम है। कुछ लोग लूजर को बेच देते हैं और विनर को लेकर भी बैठे रहते हैं। उनको लगता है कि भैया ये है, तो वो भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। तो आपको लगेगा कि भाई वो तो कारगर होना चाहिए कि विनर लेके बैठे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी दोनों ही फ्लॉड है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका डिसीजन है वो स्टॉक के प्राइस मूवमेंट के ऊपर में है, ना कि जो है स्टॉक के फंडामेंटल्स के ऊपर में है। तो वो कह रहे हैं कि प्राइस मूवमेंट इज नॉट ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ फंडामेंटल, एट टाइम्स इट इज कंट्राडिक्टरी, है ना। ओकेजनली जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है वहीं आपको अवसर भी मिलता है, पर उसके लिए आपको कन्विक्शन होना पड़ेगा, आपको उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। और जो है प्राइस मूवमेंट अच्छों का कन्विक्शन हिला देता है। अगर आप मान लो ऐसा है कि आप मान लो बने हुए हो, स्टॉक नीचे आया हुआ है, तो आपको लगेगा कि यार मैं तो मतलब कहीं गलत तो नहीं सोच रहा, पूरी दुनिया को ये लग रहा है तभी तो इसमें जो है डिमांड नहीं है स्टॉक में, समझ रहे हो। तो वो जो चीज़ें हैं तो आपको मतलब उस वक्त में जो है आपको उसका फंडामेंटल जो ट्रैक करते हो वही उसकी पे कन्विक्शन बना के रखेगा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि भाई मैं भाव न देख के हम उसका फंडामेंटल देखते हैं, उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि इसलिए बेहतर होगा कि आप स्टॉक्स के अंदर या बाहर उसके फंडामेंटल तर्ज पर होवे, ना कि स्टॉक के दाम पर। अगर कहानी ठीक है तो बने रहो, कहानी खराब है तो कट लो, या कहानी खत्म हो गई तो भी कट लो, ठीक है। तो वो चीज़ बताते हैं। मान लो कि जैसे स्टाल वाट को तुमने लिया 30 से 40% के लिए मिल रहा है, तो स्टाल वाट को तुमने उसी के लिए लिया, 30 से 40% मिल रहा है तो बेचो और निकलो दूसरे स्टाल वाट में जाओ जहाँ तुमको दाम और कहानी दोनों सही लगे। मल्टी बैगर के इंतजार में स्टाल वाट में मत रहो, स्टाल वाट तुमको मल्टी बैगर नहीं बनाएगा। अब 6 बार तुम अगर 30-30% का गेन कर लिए तो समझ लो 4 बैगर आपने बना दिए। उसी तरह से फास्ट ग्रोवर को तब तक रखते हैं वो जब तक उसकी जो अर्निंग्स ग्रो कर रही है, उसमें जो है कैपेक्स वगैरह हो रहा है, मतलब विस्तार कर रहा है, कंपनी बढ़ोतरी की तरफ है। कल 5 दुकान खोल रहा था, इस साल 7 दुकान खोल रहा है, फिर वो 10 दुकान खोल रहा है, तो मतलब बढ़ रहा है। और अब देख रहे हैं कि पिछले साल अगर 50 स्टोर खोला था और अब मान लो 40 खोल रहा है, तो मतलब स्पीड उसकी घट रही है। तो जो है उगते सूरज को प्रणाम करो, ढलते सूरज को जो है वो समझ लो कि इग्नोर भी कर सकते हो। तो वो कह रहे हैं। तो भाई वही कह रहे हैं कि
एक यहाँ पे बहुत मतलब कि इसको अंडरलाइन करके वो बोल रहे हैं, इफ यू कांट कन्विंस योर सेल्फ व्हेन आई एम डाउन 25%, आई एम ए बायर एंड बेनिश फॉर एवर द फैटल थॉट व्हेन आई एम डाउन 25%, आई एम ए सेलर, देन यू विल नेवर मेक ए डिसेंट प्रॉफिट इन स्टॉक्स। अब अंग्रेजी में बोल दिया। अब बोलने का मतलब है कि अगर मान लो 25% नीचे चला जाए और तुम उसको खरीदो नहीं, और 25% नीचे चला जाए और तुम उसको बेच दो, इसका मतलब तुम कभी जिंदगी में पैसा नहीं बनाओगे। क्योंकि अच्छा स्टॉक अगर तुमने लिया था तो 25% नीचे गया, फंडामेंटल उसका इंटैक्ट था, तो क्यों नहीं लिया भाई, और बेच क्यों दिया। तो अगर इस तरह से करोगे तो नहीं पैसा बनाओगे, ठीक है। वो कह रहे हैं, साथ ही एक और बात कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि कभी भी है ना पीटर लिंच स्टॉप लॉस वगैरह या स्टॉप ऑर्डर नहीं लगाते, उससे नफरत करते हैं। क्योंकि मार्केट इतना वोलेटाइल है कि चाहे जो मर्जी स्टॉक ले लो, उसके ऊपर में आपका कंट्रोल नहीं है। आप जिस दिन लोगे और उसमें स्टॉप ऑर्डर लगा दिया तो इसका मतलब स्टॉप ऑर्डर तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। तो आप 10% का लॉस ले लेके आपको पता चला जैसे ही आपका ऑर्डर कटा वहां से वो हिरन हो गया स्टॉक, ठीक है। तो ये जो चीज़ आपको लग रहा है कि आपने लॉस लिमिट कर दिया, पर चाचा हर स्टॉक में अगर 10% का लॉस लेते जाओगे तो फिर कैसे होगा, है ना। तो मगर आज के डेट में इसी को एक अटल सत्य मान लिया है, लोग मान रहे कि नहीं भाई स्टॉप लॉस तो लगा के चलना पड़ेगा, मतलब सबको वही चूरन घोल घोल के पिला दिया है, स्टॉप लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा भाई, तुम फंडामेंटल देखो, है ना। तो यही चीज़ है, इसलिए स्टॉक को डाउनसाइड प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अपसाइड मिस हो जाता है उससे कई गुना। 10% 20% नीचे जाएगा और वहां से मान लो 5x 10x हो गया कंपनी का जो स्टॉक है, तो फिर क्या करोगे, तुमको लगा रहे यार मतलब कि हो गया काम। तो उसी तरह पीटर लिंच कहते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी यह रहता है कि डबल अगर मैं रखता कि भाई डबल हो गया तो बेच दूं, तो मेरा एक भी मल्टीबैगर नहीं बनता, और ना ही इतना मेरे पास पैसा बनता कि मैं ये किताब लिखूं या न कोई हमसे लिखवाता। तो मेनली इसका सार यही है कि जब तक स्टॉक की कहानी चलती है बने रहो, देखो फिर आपकी भी कहानी कैसे बदलेगी, ठीक है। तो वादे के हिसाब से मैंने ये जो है बुक का ये वाला चैप्टर खत्म कर दिया है। फिर आप नेक्स्ट चैप्टर में बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल बताएंगे। अगर जैसे कि आप लोग से वादा किया था कि जो है स्पिरिट्स को लिफ्ट करने के लिए एक छोटा सा जो है 2 लाइन कपलेट सुनाऊंगा, वो जो है राहत फ़तेह अली खान वाला जो बोलते हैं ना, वही सोना चांदी की बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। तो मान लो कि आप कि भाई सोना हम ले लेते तो ये होता है। तो कहते हैं कि भाई इक्विटी एज एन एसेट क्लास बीट्स ऑल अदर एसेट क्लासेस इन लॉन्ग टर्म। तो भाई इक्विटी पे आपको भरोसा बना के रखना पड़ेगा, इक्विटी को आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। रियल इस्टेट भी कई बार इक्विटी के कंपेरेबल हो जाता है, जैसे गुड़गांव या इस तरह से आप मतलब एनसीआर वाले एरिया में अगर आपने ले लिया है, पर उसके लिए एक तो मोटा पैसा चाहिए, है ना, इकट्ठा, और जो है मतलब देखभाली होना चाहिए कि भाई कोई गुंडा कोई आके दबा नहीं ले ज़मीन ये वो, तो वो चीज़ है। तो पर हम लोग मतलब कि एज ए जो है रिटेल इन्वेस्टर, तो हम लोग जैसे इंक्रीमेंटल कैपिटल आता है, चाहे सैलरी से आओ चाहे जहाँ से भी आओ, तो उसको आप कर रहे हैं, तो वो एक सेविंग्स से जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन है उसके लिए इंकरेज करने के लिए, क्योंकि अभी पिछला 1 साल बहुत ही बेकार जो है रहा है, तो अभी हम लोग को निकलना नहीं है, मार्केट से बने रहना है, ठीक है। तो छोटा सा सुना देता हूँ नज्म कि तुम्हें सोना चांदी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें सोना चांदी भूल जानी पड़ेगी, इक्विटी की राह में आके तो देखो, इक्विटी की राह में आके तो देखो, तुम्हें बाजार से प्यार होने लगेगा, तुम्हें बाजार से प्यार होने लगेगा, बाजार में कुछ साल बिता के तो देखो, मेरे साथ कुछ साल बिता के तो देखो। थैंक यू, लाइक से सब्सक्राइब कर देना भाई लोग।